India has launched a new mission. India has done it. India has made space history. India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole. सोचो अगर इसरो को नासा जितना पैसा मिल जाए तो क्या होता। शुरुआत से बात करते हैं। इसरो की कहानी काफी अलग है। आज तो इसरो दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसी में गिना जाता है। वो कभी एक उधार लिए हुए कंप्यूटर से चल रहा था। हाँ, सच में। और उस कंप्यूटर को एक चर्च के बाथरूम में रखकर काम होता था। एक बार तो इसरो ने अपना सैटेलाइट बैलगाड़ी से लॉन्च साइट तक पहुंचाया था। सोचो, इतनी कम सुविधाओं के बावजूद इसरो ने एक बार में 104 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और मार्स तक पहली ही कोशिश में पहुंचने वाला पहला देश भी बन गया, और वो भी सिर्फ $74 मिलियन में। वहीं नासा का वैसा ही मिशन $710 मिलियन में हुआ था। अब अगर बात करें बजट की, तो इसरो हमेशा कम पैसों में काम करता आया है। चंद्रयान 2 के वक्त उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि असली मून सॉइल खरीद सकें, तो उन्होंने एक खास पत्थर से खुद चांद जैसी सतह बना ली। जुगाड़ का दूसरा नाम इसरो ही है शायद। लेकिन यार, दिक्कतें सिर्फ पैसों की नहीं थी, बाहरी दबाव भी थे। अमेरिका ने इसरो और रूस की कायरो इंजन डील रुकवा दी थी। अब यहाँ पे एक बात समझनी जरूरी है, अमेरिका का ये रुख सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोकने तक सीमित नहीं था। ये दरअसल एक जियोपॉलिटिकल चाल थी। अमेरिका को ये डर था कि अगर भारत ने खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना लिया तो फिर उसे लॉन्च सर्विसेज के लिए न नासा की जरूरत रहेगी न यूरोप की। इसलिए उन्होंने MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम का हवाला देकर रूस पर इतना दबाव डाला कि वो डील टूट ही गई। मतलब साफ था, इसरो को टेक्नोलॉजी के मैदान में आत्मनिर्भर बनने से रोकना। और वहीं से शुरू हुआ इसरो को अंदर से तोड़ने का गेम। और एक इसरो साइंटिस्ट जिनका नाम तुमने जरूर सुना होगा, जिनके ऊपर मूवी भी बनी है, डॉक्टर नंबी नारायणन, उन पर झूठा केस लगवा दिया गया, जिससे क्रायो इंजन बनने में सालों की देरी हो गई। मतलब प्रगति रोकने की पूरी कोशिश हुई थी, लेकिन क्या वो केस अचानक ही सबके सामने आ गया? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर नंबी नारायणन उस वक्त इसरो में क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट के हेड थे, और जब रूस के साथ डील टूटी तब इसरो ने खुद टेक्नोलॉजी बनाने की तैयारी शुरू की थी। तभी अचानक उन पर आरोप लगे कि उन्होंने भारत की स्पेस सीक्रेट श्रीलंका को भेज दिए। कोई ठोस सबूत नहीं, सिर्फ अफवाहें। उन्हें गिरफ्तार किया गया, 3rd डिग्री टॉर्चर तक किया गया। CBI ने बाद में कहा यह केस पूरी तरह से फैब्रिकेटेड था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें क्लीन चिट दी। कोर्ट ने माना कि ये एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्पिरेसी थी और भारत के सबसे होनहार वैज्ञानिक को बर्बाद करने की कोशिश। सोचो, अगर इसरो के क्रायोजेनिक इंजन में 20 साल की देरी न होती तो शायद आज हम रियूजेबल रॉकेट्स और हैवी लॉन्चर्स में चीन से भी आगे होते। अब कोई पूछे कि इसरो ने अभी तक किसी भारतीय को स्पेस में क्यों नहीं भेजा, तो जवाब सीधा है। 1980 और 90 में भारत की आर्थिक हालत खराब थी। उस वक्त जब देश में खाना, शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत हो, तब लोग ये नहीं चाहते कि सरकार करोड़ों रुपए स्पेस मिशन पर उड़ाए, और इसीलिए उस वक्त इसरो ने लोगों को स्पेस में भेजने की प्रायोरिटी नहीं दी। अब बात कर लेते हैं नासा की। उनका ग्रोथ इसलिए तेज हुआ क्योंकि US और USSR के बीच स्पेस रेस चल रही थी। दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने के लिए अरबों डॉलर झोंक रहे थे। इसरो को वैसा मौका कभी मिला ही नहीं, लेकिन इसरो का नजरिया भी थोड़ा अलग था। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई ने साफ कहा था, हमें स्पेस टेक्नोलॉजी इसलिए चाहिए ताकि भारत के असली मुद्दों को सुलझाया जा सके, जैसे खेती, शिक्षा, मौसम की जानकारी, न कि सिर्फ चांद पर झंडा गाड़ने के लिए। तो अगर इसरो को नासा जितना पैसा मिल जाए तो सोचो क्या क्या मुमकिन हो सकता है। लेकिन तब भी इसरो ने बिना शोर मचाए कम बजट में दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत पैसों में नहीं, सोच में होती है। पर फिर भी इसरो के पास आज जो भी है वो किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। उन्होंने ये तो दिखा ही दिया कि ताकत सिर्फ पैसों में नहीं होती, असली ताकत सोच, विजन और उस पर काम करने की लगन में होती है। अब अगर हम इसरो के कुछ और मिशंस पर नजर डालें तो बात और साफ हो जाती है। जैसे आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन। ये मिशन भी नासा के मुकाबले बहुत ही कम बजट में तैयार किया गया, लेकिन इसका साइंटिफिक वैल्यू जबरदस्त है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसरो अब सिर्फ अर्थ और मून तक सीमित नहीं रह गया, वो सूरज, मंगल और आगे डीप स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, जो इंडिया का खुद का स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। नासा के पास तो ह्यूबल जैसे टेलीस्कोप हैं, लेकिन इसरो ने अपने लिमिटेड बजट में भी एक पूरी ऑब्जर्वेटरी बना दी, और वो भी वर्किंग कंडीशन में। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इसके डेटा को यूज कर रहे हैं। एक और बड़ी बात यह है कि इसरो के सैटेलाइट सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए नहीं होते, उनका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट होता है। जैसे कि कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट्स जो अर्थ की हाई रेजोल्यूशन इमेज भेजते हैं, ताकि एग्रीकल्चर, अर्बन प्लानिंग और डाइजेस्टर मैनेजमेंट जैसे कामों में मदद मिल सके। इसरो का हर मिशन सिर्फ स्पेस में कुछ भेजना नहीं होता है, बल्कि उसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पे होता है। बारिश कब होगी, सूखा कितना गहरा है, फसल कैसी होगी, यहाँ तक स्कूलों में टीवी से पढ़ाई कैसे पहुंचेगी, ये सब इसरो की वजह से मुमकिन हुआ है। और यही इसरो की सोच रही, हमेशा स्पेस फॉर पीपल। अब एक और एंगल से सोचो, नासा जैसे बड़े बजट मिलने का मतलब
सिर्फ बड़े मिशन ही नहीं बल्कि बहुत ही तेजी से इनोवेशन भी होते। आज अगर इसरो के पास उतने फंड्स होते तो वो खुद अपने लॉन्चेस के लिए लिक्विड मीथेन जैसे नए फ्यूल्स पर काम करता और रीयूजेबल रॉकेट्स जैसे नासा के स्पेसएक्स से पार्टनरशिप है वैसे ही एडवांस सिस्टम इंडिया भी बना सकता था। इसरो ने HAL, BHEL, L&T, गोदरेज जैसे प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलकर जो टेक इकोसिस्टम इंडिया में खड़ा किया है वो भी नासा के मुकाबले काफी लीन है। लेकिन अगर उतना पैसा हो तो शायद इसरो भी इंडिया में स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनी को खड़ा कर देता जिससे देश में स्पेस इकोनॉमी ही बदल जाती। फिर बात आती है आउटरीच की। नासा अपने हर छोटे से छोटे मिशन को दुनिया के सामने लेके आता है। सोशल मीडिया, डॉक्यूमेंट्रीज, लाइव स्ट्रीम। इसरो के पास वो रिसोर्सेज नहीं है लेकिन फिर भी हर बार लॉन्च के वक्त ट्विटर पर लोग एकजुट हो जाते हैं। सोचो अगर इसरो नासा जैसी विजिबिलिटी पा जाए तो इंडिया के बच्चों का स्पेस में इंटरेस्ट कितना ज्यादा बढ़ेगा। अब एक और जरूरी बात, इसरो को अब डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मिशन भी मिल रहे हैं जैसे GS-87 सीरीज जो नेवी और आर्मी के लिए हैं। अगर नासा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इसरो के पास हो तो शायद इंडिया खुद के GPS सिस्टम को और मजबूत कर सकता है, सर्विलांस और स्पेस बेस्ड मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम को भी डेवलप कर सकता है जिससे इंडिया की सुरक्षा भी और मजबूत होती। और यही नहीं, इसरो की हर एक साइंटिफिक जीत जियोपॉलिटिकल जीत भी बन जाती। जब एक डेवलपिंग नेशन इतने लिमिटेड रिसोर्स में मार्स तक पहुंचता है तो वो महज टेक सक्सेस नहीं, वो ग्लोबल नैरेटिव को रीराइट करता है। और शायद तब हम इसरो को सिर्फ स्पेस एजेंसी नहीं, एक कंप्लीट स्पेस पावर के रूप में देख पाते जो न सिर्फ साइंटिफिक डिस्कवरीज कर रही है बल्कि देश की इकोनॉमी, एजुकेशन, डिफेंस और डेली लाइफ को भी बदल रही है। अब जब इसरो अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन यानी गगनयान की तैयारी में जुटा है तो बात और भी रोमांचक हो जाती है। ये वो मिशन है जिसमें पहली बार भारतीय एस्ट्रोनॉट, जिन्हें वायमनट्स भी कहा जा रहा है, भारत की बनाई गई टेक्नोलॉजी से स्पेस में जाएंगे। और ये सब कुछ हो रहा है बिना नासा के $multi-billion बजट के। गगनयान सिर्फ स्पेस मिशन नहीं है, ये एक सिंबल है कि अब भारत भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज रखता है और वो भी सेल्फ रिलायंटली। अगर यही मिशन नासा के पास होता तो शायद उसका खर्च 10 गुना ज्यादा होता। इसरो इसे करीब 10,000 करोड़ में करने जा रहा है जिसमें सिर्फ लॉन्च ही नहीं, ट्रेनिंग, कैप्सूल, रिकवरी सब कुछ शामिल है। अब इसरो सिर्फ गगनयान तक रुकने वाला नहीं है, अगला टारगेट है शुक्रयान। हाँ, वेनस, शुक्र ग्रह की तरफ इसरो की नजर है और ये दुनिया के उन कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जो वेनस की एटमॉस्फेयर और सरफेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वेनस पर मिशन भेजना आसान नहीं है, वहाँ का प्रेशर, हीट और टॉक्सिक इन्वायरमेंट सब कुछ बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन फिर भी इसरो ये करने जा रहा है। और सबसे विजनरी बात, इसरो अब स्पेस पे सोलर पावर जैसे फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट पर भी सोच रहा है। मतलब ऐसे सैटेलाइट्स जो स्पेस में रहकर सोलर एनर्जी कलेक्ट करेंगे और अर्थ पर भेजेंगे बिना मौसम या रात के लिमिटेशन के। ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है लेकिन इसरो ने इसके लिए भी ब्लूप्रिंट्स तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा इसरो अब प्राइवेट इंडियन स्पेस स्टार्टअप के साथ भी एक्टिवली काम कर रहा है जैसे स्काई रूट एरोस्पेस जिसने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया, या अग्निकूल कॉस्मोस जो 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन बना रही है। इसरो अब सिर्फ खुद मिशंस नहीं कर रहा, वो अगली जनरेशन को स्पेस रेस के लिए तैयार कर रहा है। और अगर कल को इसरो को नासा जैसा पैसा मिले तो फिर सोचो, इसरो और ये सारे स्टार्टअप्स मिलकर एक जैसा इंडियन स्पेस इकोसिस्टम बना सकते हैं जो दुनिया का गेम चेंजर हो। इतना ही नहीं, इसरो का इम्पैक्ट सिर्फ साइंटिफिक या स्ट्रैटेजिक नहीं है, वो सॉफ्ट पावर भी है। जब पूरी दुनिया देखती है कि एक डेवलपिंग नेशन इतने लिमिटेड रिसोर्स के बावजूद मार्स तक पहुंच गया तो भारत को सिर्फ एक पुअर देश नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल फोर्स की तरह देखती हैं। अब एक और बात जो कम ही लोग जानते हैं, इसरो के सैटेलाइट ने कई बार डिजास्टर के वक्त जान बचाई है, चाहे 2004 का सुनामी हो या 2015 की चेन्नई फ्लड्स। इसरो ने टाइमली सैटेलाइट इमेज से रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। अब अगर नासा जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो ऐसे हर नेचुरल डिजास्टर से पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम और एक्यूरेट फ्लड प्रेडिक्शन मॉडल बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसरो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को भी स्पेस एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर रहा है ताकि सैटेलाइट इमेजरी को तेजी से एनालाइज किया जा सके और उससे एग्रीकल्चर, माइनिंग और फॉरेस्ट कन्वर्सेशन में रियल टाइम डिसीजन लिए जा सके। तो आखिर में सवाल सिर्फ इतना नहीं कि इसरो नासा जितना पैसा पाए, बल्कि ये भी कि दुनिया के सबसे शांत और ईमानदार एजेंसी को कब उसका डिजर्विंग रिकॉग्निशन मिलेगा और ईमानदार स्पेस एजेंसी को कब उसका डिजर्विंग रिकॉग्निशन मिलेगा। क्योंकि इसरो ने तो दुनिया को यह दिखाई दिया है कि असली ताकत रॉकेट फ्यूल में नहीं बल्कि सोच और संघर्ष में होनी चाहिए।